अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप्रैल के एंड पे सीआई के एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होंगे। हम बात करेंगे 14 मार्क्स के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी मार्किंग स्कीम हर बच्चे को आनी चाहिए अगर आपने एक अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट जो मेजर थीम है वो यही रहेगा। क्योंकि और कोई ऐसा क्वेश्चन बन नहीं पाएगा अगर एग्जामिनर बनाना भी चाहें। बट अगर आपको ये आ रहे होंगे, अगर आपको आते हैं ये 20 क्वेश्चंस, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चन। साथ साथ आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते जाएंगे। एंड 7 मार्क्स का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 7 मार्क्स के लिए टाइम लाइन का हर इवेंट उसको आपने वाई पूछना है। कि मैं कोई दो चार एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वाई डिड इट हैपन। फिर हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ले लेते हैं, 1909 का जो एक्ट था। अगेन यू कैन आस्क योर सेल्फ वाई। अगर आपका वाई नहीं क्लियर टाइम लाइन के ऊपर, तो बिलीव मी आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर तो ऐसे तो हो जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अच्छा आपने कोई क्रैम किया हुआ है, क्रैमिंग की हुई है, तो ठीक, वेल एंड गुड। वरना कंसेप्चुअली आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आपको वाई आता हो। अब जिना के 14 पॉइंट्स ले लो 1929 में, तो उसका भी अगेन यू हैव टू आस्क वाई। तो इवेंट्स रिलेट करते हैं। इससे एक तो आपको ये आसानी हो जाती है कि आपको याद नहीं करना पड़ता, क्रैम नहीं करना पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। 1940 की बात करते हैं, लाउ रेजोल्यूशन। अगेन आस्क योर सेल्फ कि वाई, क्यों। जब क्यों का आपके पास आंसर होएगा, तो 7 मार्क्स एंड 14 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, और आपका ए स्टार बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अचीव करना विद इन नो टाइम। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। मैं अपना लैपटॉप के थ्रू आपको दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम्स। आपने बीच में स्टॉप कर देना है जहाँ जहाँ पे आपने देखा कि ये अभी याद करना है या अभी मैं इसको पढ़ लूँ, तो जस्ट स्टॉप देयर। पहले उस आंसर को आप अपना दिमाग में अच्छी तरह बिठाएं या आप नोट्स बनाएं। बट ये 20 मार्क्स, आप 20 क्वेश्चंस आपको इन एनी केस आने चाहिए सेक्शन 1 एंड 2 के। सेक्शन 3 का हम सेपरेट कर लेंगे किसी टाइम, बाद में देखेंगे। तो अब वीडियो थोड़ी लेंथी है, तो स्टे विथ मी। हमारा पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से है, हाउ इम्पोर्टेंट वाज शाह वलीउल्लाह इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1850। तो आपको पता है कि जब भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा, कोई भी पर्सनालिटी पूछी होगी, बट स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल थ्री। तीनों रिलीजियस स्कॉलर्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो हम क्विकली मार्किंग स्कीम को देखते हैं। मार्किंग स्कीम आपके सामने है। मार्किंग स्कीम यहाँ पे जो लिखी हुई है, अगर आपको ये कीवर्ड्स पता है, की पॉइंट्स पता है, और आप इनको लिख लेते हो, तो स्टिल यू विल बी एबल टू अचीव 6, 7 एंड 8 मार्क्स तक आप ले सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो तो आप अच्छे अच्छे मार्क्स इसमें 12, 13, 14 तक पहुंच सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। शाह वलीउल्लाह, he felt that Muslim faced many problems because of their ignorance about Islam and the Holy Quran। ये उनका एक बिलीफ की बात होती है। फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुरानिक टीचिंग्स के ऊपर बात, फिर ट्रांसलेट किया कुरान को into Persian language, which was the main language of the Muslims at that time। फिर उनकी बुक्स का मेंशन है, बट ये नहीं मेंशन कि कितनी बुक्स थी। और उनमें एक 4 कैलिफ्स के ऊपर भी बुक थी, वो भी मेंशन नहीं है। फिर ये भी इस मार्किंग स्कीम में मेंशन नहीं है कि ही आल्सो रोट लेटर टू अहमद शह अब्दाली, क्योंकि मराठास वर राइजिंग 1737 में दे रीच नियर दिल्ली, तो उनको भी स्टॉप करना था। अब ये अगर आप सारी चीजें मेंशन कर लेते हो कि दैट्स व्हाई हिज वर्क वाज सो इम्पोर्टेंट, फिर मदरसा रहीमिया का नहीं बताया गया, तो अब आप ये देख रहे हो कि मार्किंग स्कीम में एक सिर्फ एक हमें गाइडलाइन दी हुई है, बट उसकी जो डिटेल है वो नहीं मेंशन। तो यू हैव टू मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स, और
फिर एंड के ऊपर हम इवैल्यूएशन लिखेंगे कि क्यों कौन इम्पोर्टेंट था। दूसरे स्कॉलर के ऊपर हम बात करें अगर, तो फिर बात होती है जिहाद मूवमेंट की या सैयद अहमद शहीद की। तो उन्होंने एक फिजिकल अप्रोच जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से, जहाँ पे सिख रूल था, और NWFP पंजाब के अंदर, और मुस्लिम्स को काफी ह्यूमिलिएशन वहां पे उठाना पड़ रही थी। और मुस्लिम्स के लिए इतना मुश्किल था बिकॉज बादशाही मौज को भी स्टेबल बनाया था हॉर्सेस के लिए, जो रंजीत सिंह और उसकी फोर्सेस, या जो सिख्स थे बेसिकली। तो जो हमारे सैयद अहमद शहीद थे, उन्होंने उस साइड के ऊपर काम किया, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश की तरफ लेटर ऑन मूव करेंगे, लेकिन पहला इमीडिएट जो इमीडिएट थ्रेट है वो हमें इनसे है, सिखों से है। फिर हम अगर हाजी शरीयतुल्लाह की बात करें तो फ्राइजी मूवमेंट की बात की। उनका ये था कि बिलीफ था कि जो पास्ट सिंस हैं मुस्लिम्स के, उनकी वजह से ये अजाब आया हुआ है, जो मुगल एम्पायर का डाउनफॉल, और जो ब्रिटिश और हिंदूज, और ये मुस्लिम्स के ऊपर जो अटैक हो रहे थे उस वक्त। तो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की या फ्राइज की बात की उन्होंने, फ्राइजी मूवमेंट की। फिर दारुल हर्ब का जो कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कि जो नॉन मुस्लिम रूल है इसके अंदर तो आपकी कांग्रीगेशनल प्रेयर्स नहीं हो सकती। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनको फ्राइजीज का नाम दिया गया, तो उनका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और मोस्टली जो ईस्टर्न साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिस बंगाल वाली साइड के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा। जो हिंदू जमींदार से वो बहुत बड़े परेशान हुए थे इस फ्राइजी मूवमेंट से। फिर आप इवैल्यूएशन दोगे। अब इवैल्यूएशन के लिए मैंने मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप ये कर सकते हैं कि आप एक पॉइंट, जिसको भी आपने करना हो, सपोर्ट करना हो, तो उसका एक पॉइंट रहने दे जो आप इवैल्यूएशन वाला जो पैराग्राफ है, तो उसमें मेंशन कर देंगे दैट्स व्हाई दिस पर्सनालिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Indian resistance to British attempts to take control of lands in the subcontinent in the 100 years before 1850 was totally unsuccessful. बड़ा complicated question, शायद आपको ना लग रहा हो, बट स्टिल आई थिंक इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें देखें टाइमलाइन दी हुई है, और ये लैंग्वेज ऐसे ट्विस्ट की हुई है कि आप यू हैव टू थिंक केयरफुली कि अच्छा पूछा क्या गया हुआ है। तो अब इसमें 100 years फ्रॉम 1750 टू 1850 जो इंडियन रेजिस्टेंस थी, क्या वो सक्सेसफुल थी या नहीं थी? आपने सक्सेसेस एंड फेलियर्स को एक्सप्लेन करने। तो अगर हम इंडियंस की सक्सेसेस देखें, तो लोकल नवाब्स की पावर की बात अगर करें, तो लोकल नवाब में आप नवाब ऑफ बंगाल की बात करते हैं, फिर टीपू सुल्तान, हिज फादर हैदर अली जो 1761 से 81, फिर टीपू सुल्तान का 81 से 1799, नवाब ऑफ बंगाल जो फोर्ट विलियम, और 1756 बिफोर बैटल ऑफ प्लासी जो ब्लैक होल ट्रेजिडी, तो ब्रिटिश को काफी टफ टाइम दिया था। इसी तरह हम बात करें अगर रंजीत सिंह की, तो फ्रॉम 1800 टू 1839 British were unable to capture Punjab, Sindh, they were unable to enter there। 1809 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी करनी पड़ी रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिश को, और एक एक टफ टाइम दिया टिल 1839। फिर मराठास मराठास के साथ भी ब्रिटिश को ट्रीटी करनी पड़ी 1782 के अंदर। तो ये वो सक्सेसेस थी जो 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 इंडियन ने रेजिस्ट किया। ऑन द अदर हैंड अगर हम फेलियर्स की बात करें, तो ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगेन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छे वेपन्स थे, और उनके पास जो उनके कमांडर्स थे वो बहुत अच्छे थे, स्किल्ड थे। वार टैक्टिक्स अच्छे थे इनके, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि फ्रेंच और डच के साथ भी इनके वॉरफेयर होते रहते थे। फिर टीपू सुल्तान को 1799 में जब उसका फेलियर होता है ब्रिटिश लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम के ऊपर, उसको मारा जाता है। रंजीत सिंह की डेथ के बाद फिर जो वीक अपोजिशन पंजाब के अंदर मिलती है ब्रिटिश को, तो बड़ी इजीली फिर एनेक्स कर लेते हैं। एंड दिस इज हाउ आप इसको स्ट्रक्चर करते हैं, पहले सक्सेसेस फेलियर एंड देन यू राइट योर ओन जजमेंट कि व्हाट डू यू थिंक, क्या सक्सेसफुल थे इंडियंस या लेस सक्सेसफुल। फिर जो आता है मराठास से रिलेटेड क्वेश्चन
कि द स्प्रेड ऑफ मराठन पावर वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डू यू एग्री डिसएग्री? ये स्प्रेड ऑफ मराठन पावर की जगह पे कोई भी रीजन पूछा जा सकता है। तो देर आर 8-9 रीजंस रिलेटेड टू द स्प्रेड, रिलेटेड टू द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो वो ऑलमोस्ट सारे रीजन ही मोर और लेस दिए हुए हैं इधर। अगर आप देखें तो देर वॉज अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर द एम्पायर्स डिक्लाइन। मराठास वर स्किलफुल हिंदू गुरिल्ला फाइटर्स who defeated Mughal army in 1737 and took control of Delhi and eastwards towards Bengal। तो आपको पता है कि बंगाल की तरफ जा रहे थे और बंगाल के पास पहुंचे हुए थे मराठास के। ब्रिटिश had to sign treaty with them in 1782। तो बड़ा टफ टाइम दिया इन्होंने, और औरंगजेब ने वॉरफेयर भी स्टार्ट किया हुआ था मराठास के साथ, अगर आपको याद हो तो। उसमें भी ही कुडंट डिफीट देम, तो जिसकी वजह से मुगल्स की ट्रेजरी भी खाली हो गई थी। By 1760 they were the most powerful people in India. Nothing could do, nothing could the Mughals do to stop it। तो मुगल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि हाउ वर अहमद शाह अब्दाली केम एंड ही डिफीटेड देम, कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। स्प्रेड ऑफ मराठन पावर वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो अब आप फिर बाकी रीजंस एक्सप्लेन करोगे, जिसमें औरंगजेब की इंटॉलरेंट एटीट्यूड, ये भी पॉलिसी है। जो जिजिया टैक्स था, फिर ये पूरी पॉलिसी उसकी औरंगजेब की यहाँ तक एक्सप्लेन हुई। बिकॉज ऑफ दिस ही बिकेम अनपॉपुलर रूलर, और जो इंडियंस थे वो उसके अगेंस्ट हो गए। फिर जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल था या स्पेंडिंग थी मुगल्स की, तो they didn't think about the effect it had on the economy of the empire। This led to the inefficiency, lack of interest in running of the empire, फिर absence of a definite line of succession, कि जो सक्सेशन वॉर्स होती थी उससे अगेंस्ट इन फाइटिंग होती थी जो सक्सेसर से, तो उससे इंस्टेबिलिटी आई, और ये भी कॉज बना फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। फिर जो सक्सेशन वॉर्स होती थी उनके अंदर मुगल एम्पायर ब्रेक होता गया। जो भी कोई स्ट्रॉन्ग कमांडर था या कोई मिलिट्री ऑफिशियल था, उसने देखा कि ये मुगल्स आपस में लड़ रहे हैं, जो प्रिंसेस हैं, तो सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स बनना शुरू हो गई, तो जिससे मुगल एम्पायर वीक होना शुरू हो गया। फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन थी, उनकी फोर्सेस, इक्विपमेंट, वेपन्स, उनका कोई मैच नहीं था, इसलिए मुगल एम्पायर केम टू एन एंड। अगर आप ये जो लिखा हुआ है ये भी आपको आप लिख पाओ तो यू कैन गेट 10-11 मार्क्स आउट ऑफ इट। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम है ये भी। अगला क्वेश्चन देखें तो डिड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव अ मोर इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द इंडियंस देन द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक वंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग टाइमलाइन इज गिवन 1773 से 1856। चार इंपॉर्टेंट एरियाज पूछे गए, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने चारों की चारों एक्सप्लेन करनी है। अगर सिर्फ एजुकेशनल पूछा जाता, बाकी कुछ ना पूछा जाता, फिर आपके पास ऑप्शन होता। अब अगर आप ये मार्किंग स्कीम है, ये तो हर बच्चे को आनी चाहिए, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसको इधर ही वीडियो को रोक के इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करो और ये पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, बिकॉज ये मार्किंग स्कीम कैन गिव यू 12-13 मार्क्स अगर आप ऐसे ही लिखते हो ये पॉइंट्स को। तो मुझे आई थिंक इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ये मल्टीपल टाइम्स कर भी चुके हुए हैं। इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश सच एज एजुकेशन कॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली रीजंस पूछे गए हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर आंसर, और इसके साथ साथ आपने बाकी भी आपने बताना है, रीजंस बताना है। जैसे एजुकेशन का तो इन एनी केस बताना है, बाकी सोशल रिफॉर्म्स बता सकते हो, और मिलिट्री कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। तो इस मार्किंग स्कीम के अंदर अगर हम देखें तो एजुकेशन
फिर इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, सत्ती का बैन है, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो लैंग्वेज वाज चेंज्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया। तो इस तरह के रीजंस आपने फिर लिखने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आपको पता डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी है 1852 में, एनेक्सेशन ऑफ उद उसके थ्रू, और जिससे जो जो थे ये प्रिंसेस थे वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के। तो आपने एक एक रीजन को रेफर करना है क्वेश्चन की तरफ कि यस दिस लेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज पीपल they resented, they opposed, or they rejected. And then evaluation. Excuse me. Was the lack of unity amongst the Indian the main reason for the failure of the War of Independence? तो इसके अंदर आपने रीजंस बताने। लैक ऑफ यूनिटी थी, और वो ऑफ कोर्स मुस्लिम्स का कुछ स्टांस था, हिंदूज का कुछ था, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका कुछ था, कश्मीर का जो राजा था वो तो ही सेंट ट्रूप्स टू द ब्रिटिश। इस तरह पंजाब डिडंट पार्टिसिपेट बाय सेइंग के जी, जब हमारी एनेक्सेशन हो रही थी तो सेंट्रल इंडिया से जो ट्रूप्स हैं लोकल, तो वो हमारे अगेंस्ट आए थे। तो ये तो चीजें थी, लेकिन इसके साथ साथ ये एक्सप्लेन करने के बाद आपने दूसरा आर्गुमेंट भी डेवलप करना है कि जो ब्रिटिश थे वो इतने स्ट्रांग थे, उनके पास मॉडर्न वेपन्स से डिसिप्लिन आर्मी थी, उनके पास जो सप्लाईज थी वेपन्स की वो स्ट्रांग थी, और जो उनकी पॉलिसीज थी रिकंसिलिएशन पॉलिसी, कि अगर कोई भी वेपन्स फेंक देगा तो उसको वो माफ कर देंगे, उसके लिए पार्ट ये ब्रिटिश ने किया था, जो लॉर्ड कैनिंग है उसने 1857 में। तो इस वजह से भी ब्रिटिश वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजीज वेपन्स। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपने मेंशन करना होता है कि सिर्फ लैक ऑफ यूनिटी ही नहीं रीजन था, बल्कि ब्रिटिश वो स्ट्रांग थे। Was the Greece cartridge incident the most important cause of the War of Independence? तो अब ये ग्रीस कार्ट्रिज आपने डिटेल में करना है, अगेन बाकी रीजंस आपने लिखने। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया है रीजंस। तो बट स्टिल समटाइम्स ग्रीस कार्ट्रिज आ जाएगा, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आ जाएगा, कभी कुछ और रीजन आ जाएगा, मे बी लैंग्वेज आ जाए, मे बी सती का बैन आ जाए, या बेबी इन्फेंटिसाइड। तो रीजन कोई भी आ सकता है, बट आंसर वही रहता है। फिर सरसीद अहमद खान के ऊपर आते हैं। ये मार्किंग स्कीम अगेन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वर द रिलीजियस व्यूज ऑफ सरसीद अहमद खान his most important contribution in developing the cause of Muslims during the 19th century? तो इसके अगर आप मार्किंग स्कीम देखो तो ये कंप्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम है। यू कैन गेट 13 मार्क्स, 12 से 13 मार्क्स, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह आते हैं। आप इस वीडियो को इधर रोक के अच्छी तरह से ये आप पॉइंट्स जहन में रख सकते हो। एनालिसिस भी दिया हुआ, कंप्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने इसको भी मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। अब लैंग्वेजेस के ऊपर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 14 मार्क्स के, एवरी वन ऑफ यू शुड नो अबाउट इट। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस टू पाकिस्तान बिटवीन 1947 एंड 1999? एक्सप्लेन योर आंसर। तो अब आपने देखना है हाउ इम्पोर्टेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो अब रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ आपने उर्दू को भी मेंशन करना है, बिकॉज जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर पंजाबी वाज प्रोमोटेड मोर देन अदर लैंग्वेजेस, so still you can write about Urdu. Sindhi was promoted more than any other regional language, still you can write उर्दू, कि जी उर्दू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बिकॉज दैट वाज अ नेशनल लैंग्वेज, और ये नई इंट्रोड्यूस हुई थी। अब अगर इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो पंजाबी रीजनल लैंग्वेज पंजाब की, और गवर्नमेंट
have ensured its development by giving support to those institutions who are using it. यहाँ पे अब institutions के नाम, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो वो अगर पीएचडी करवाती है पंजाबी में, तो यू हैव टू गिव रेफरेंस, अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आगे they have also taken steps to promote Sindhi language by establishing the Sindhi Literary Board in 1948। अब ये एक एग्जाम्पल है सिंधी की प्रमोशन के लिए। तो क्यों सिंधी को प्रमोट? बिकॉज उसको हम दारुल इस्लाम भी कहते हैं, कि जहाँ से 712 एटीन सब कॉन्टिनेंट में मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू इस्लाम आया। तो उसमें जो अरेबिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है इसमें सिंधी में, तो वो हमें नजर आता है, तो इसलिए उसको हम वैल्यू देते हैं। ऑल्सो बिन प्रोमोटेड बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑन रेडियो, रेडियो के ऊपर भी। और फिर अगर आप देखें तो सिंधी जो लैंग्वेज है, वो सिंधी इज इंक्लूडेड इन करिकुलम एज वेल इन सिंध। तो ये बड़ी उसकी एक डेवलपमेंट और हो रही है लैंग्वेज की, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोयटा टेलीविजन स्टेशन हैज बीन, ये उसकी बात होती है बलोची लैंग्वेज की, कि बलोची के लिए जो टेलीविजन स्टेशन, अब बलोची हमारी जो है वो लीस्ट प्रोमोटेड लैंग्वेज है, लीस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज है, बिकॉज एक तो पॉपुलेशन कम है, दूसरा कोई लिटरेचर इतना ज्यादा नहीं लिखा गया। तो इसको गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि प्रमोट ना हो, कोई डिस्पैरिटी का एलिमेंट ना आए, तो इसलिए इसके ऊपर भी कोशिश हो रही है। फिर पश्तो लिटरेचर, उसको इंडिपेंडेंस के साथ जोड़ा जाता है, कि बहुत ज्यादा उसने कंट्रीब्यूट किया, उसके जो पोइट्स, खुशहाल खान खट्टक का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर जो एंड वाला पॉइंट है, तो रीजनल लैंग्वेजेस हैज नॉट बीन एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ उर्दू। फिर आप उर्दू के वही जो 3-4 इम्पोर्टेंट चीजें, कि 300 साल से जो ये मुस्लिम्स की लैंग्वेज थी, फिर एसोसिएटेड विद पाकिस्तान मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान ने इसके लिए फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जिसके ऊपर टू नेशन थ्योरी बेस करती है 1867 की, वो पॉइंट आपने मेंशन करना है। और फिर इसके ऊपर आप हमारा जो लिटरेचर है, फिर कुरान ट्रांसलेट किया था जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे उन्होंने उर्दू में। तो उर्दू से एक एसोसिएशन, और मुगल टाइम से ही जो मुगल दरबार था उस वक्त से ही चली आ रही है। तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, हैज द प्रमोशन ऑफ उर्दू मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस? उसी क्वेश्चन को आप उर्दू पहले, बाकी आप पॉइंट्स नीचे ले आओ। और इसके अंदर आपने एक चीज ये देखनी है कि इसमें कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आप इस वाली मार्किंग स्कीम और ऊपर वाली को पढ़ के दोनों के पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर देते हो, तो आप बड़ा अच्छा लैंग्वेजेस का आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमारी आज का हमारा सेक्शन 1 था। आई होप कि दिस इज इनफ। अगर आज आप ये कर लेते हो एक एक दिन में, तो नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन 2 का फिर सेपरेट करते हैं और सेक्शन 3 का सेपरेट करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मस्ट है, हर बच्चे को ये क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर ये आएंगे तो आपकी काफी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर आप पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखो फ्रॉम 2000 टू 2021, फिर देखो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, तो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज यही क्वेश्चंस होंगे, ट्वीक होंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, बट ओवरऑल कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं होगा।